वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 12 फरवरी को होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक का होगा। टोटल 5 वीडियोज की सीरीज होगी। ये पहला वीडियो है। हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा सा तो प्रचार करना जरूरी है। तो ये हमारे लिंक्स दिए हुए हैं जहां पर आप बीपीएससी प्रोग्राम हो या फिर यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर तरह के प्रोग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं। इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 है उसकी थीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आंकड़े, न्यू इंडिया के लिए आंकड़े, सतत विकास के लिए आंकड़े, समर्थ भारत के लिए आंकड़े और जो ई ऑप्शन होता है हमेशा बीपीएससी में कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एकदम तेजी में चलेंगे तो आंसर भी मैं बताता चलूंगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जी हाँ, सतत विकास के लिए आंकड़े, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये है क्या सांख्यिकी दिवस, ठीक है। तो 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो पीसी महालनोबिस थे उनकी याद में यह मनाया जाता है, मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में यह मनाया जाता है, जिन्होंने क्या किया था 1932 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने 1932 में की थी, ठीक है। और 2022 के लिए जो थीम है वो सतत विकास के लिए आंकड़े हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये याद रखिएगा कि दूसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, जिसको पूरा कहा जाता है फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां थी सांख्यिकी दिवस के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। इसी तरह से तेजी में बताता चलूंगा और आप लोग ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इसमें टॉप अचीवर राज्य जो है उनकी श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर नहीं पर आपको गौर करना है। तो देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब, और ई ऑप्शन तो सब में कॉमन ही होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो टॉप अचीवर्स में शामिल नहीं है, अचीवर स्टेट्स में शामिल है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए रैंकिंग तो मैंने बता दिया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 पर यह आधारित है। देखिए ये बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2020 पर आधारित ये रैंकिंग है, ठीक है। और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, किसको, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान को। ये भी आपको याद रखना चाहिए। टॉप अचीवर 7 स्टेट्स जो है, 7 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसमें कहीं भी एमपी नहीं है। अब अचीवर्स में देखते हैं तो इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है और मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अचीवर स्टेट्स में है, टॉप अचीवर स्टेट्स में नहीं है। बाकी उभरते राज्यों और आकांक्षी जिलों के बारे में दिया गया है, तो आप जरा सा देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने क्या किया है कि अपना दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन, कमर्शियल मिशन लॉन्च किया है PSLV C50 के द्वारा, ठीक है। अब इसके द्वारा किस देश के उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 3 उपग्रह टोटल है। तो ये सिंगापुर, बहरीन, इराक या फिर सऊदी आपका संयुक्त अरब अमीरात। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के 3 आपका जो उपग्रह है, सैटेलाइट्स है, उनको
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसरो ने क्या किया है, अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, अब ये कौन कौन से सैटेलाइट्स है, तो यहां पर देख सकते हैं DSEO, NEUSAR और स्कूप 1, ये 3 उपग्रह है। ठीक है, और यह जो है PSLV का 55वां मिशन था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना चाहिए था, 55th मिशन ऑफ PSLV। ठीक है, और NSIL की जो स्थापना हुई, आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 2019 में हुई थी, और यह एक कमर्शियल ब्रांच है किसका, इसरो का, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और यह जो है अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है, गवर्निंग अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या, स्पेस डिपार्टमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहां पर QS स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के बारे में आपको सही कथन चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, तो लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है उसको, मतलब सिटी है वो लंदन है, पहला ऑप्शन यही है। दूसरा है कि सियोल और ज्यूरिख दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है, मुंबई है। और यहां पर E और A और C भी ऑप्शन दिया हुआ है D में। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लंदन जो है उसको बेस्ट सिटी रैंक दिया गया है, सही बात है, लेकिन दूसरा जो है यहां पर ज्यूरिख नहीं होगा, म्यूनिख होगा, क्योंकि म्यूनिख जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, और ये जो है आपका स्टेटमेंट सही है कि भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है, मुंबई है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, A और C हो जाएगा, क्योंकि आपको सही कथन चुनना था, और सही कथन कौन सा है, A और C है। ठीक है, देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक से अधिक यहां पर दे देता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा A और C। ठीक है, तो यहां पर आंसर A और C हम दे सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया, सियोल और म्यूनिख जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ज्यूरिख जो है वो चौथे स्थान पर है, और मेलबर्न जो है वो 5वें स्थान पर है। यहां पर मुंबई के बारे में बता दिया कि सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर भारत का कौन है, मुंबई है, और वैश्विक स्तर पर 103वें स्थान पर मुंबई है। ठीक है, और 114वें स्थान पर बंगलुरु को रखा गया है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं तेजी में बढ़ रहा हूं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ऐसा मुझे अनुमान है। चलिए, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के बारे में आपको गलत कथन चुनना है, यहां पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है, पहला ऑप्शन। यह राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का चौथा संस्करण है, यह है। उसके बाद है गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। गुजरात एंड कर्नाटक आर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। और डी में ऑप्शन है कि केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन है, मेघालय शीर्ष पर है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो आपका ये जो है चौथा संस्करण नहीं है, यह तीसरा संस्करण है। ठीक है, तो यहां पर गलत कथन चुनना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा यहां पर आंसर। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। बाकी सारा स्टेटमेंट उसमें सही था। चलिए, यह जो है आपका तीसरा संस्करण है, 2021 का संस्करण। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसे जारी किया जाता है, याद रखिएगा। 5 श्रेणियों में जो आपके राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर, दूसरा है शीर्ष प्रदर्शक, तीसरा है नेता, उसके बाद आकांक्षी नेता, और उभरते स्टार्टअप या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें जो है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये 5 कैटेगरीज में इसको वर्गीकृत किया जाता है। गुजरात और कर्नाटक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है राज्यों की श्रेणी में, और केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। बाकी सब खुद से देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताता हूं। चलिए, बाकी ये जो पीडीएफ है आपको हमारे पेड ग्रुप में मिल जाएगा, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप इसके पीडीएफ के लिए। ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग जो है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें है आपका कैथरीन रसेल, रेबेका ग्रिंसपन, टी राजा कुमार और अतुल गवांडे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें टी राजा कुमार। जी हाँ, आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। चलिए,
यहां पर देखिए तो आपका टी राजा कुमार को चुना गया है, ठीक है, FATF का नया अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी FATF की? 1989 में हुई थी, G7 की एक पहल के रूप में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण को भी जोड़ दिया गया था, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। और यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारी संगठन है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये 7th क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन, ठीक है, याद रखिएगा, अर्बन के तहत बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? Which city of Bihar has been declared as the first गार्बेज फ्री सिटी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन? अर्बन याद रखिएगा, ठीक है। भागलपुर, सुपौल, मुजफ्फरपुर या फिर पूर्णिया बिहार का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा? सुपौल। और ये बहुत बार से चुना जा रहा है, ठीक है, सुपौल को ये कचरा मुक्त शहर बहुत बार से चुना जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला बिहार का पहला सुपौल है, ठीक है, जिसको कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है और इसको 1 स्टार की रैंकिंग दी गई है और इसका नंबर कितना है? 3103, इसको अंक इतने दिए गए हैं, ठीक है। बिहार में पहला स्थान है और ईस्ट जोन में, पूरे भारत में देखें तो ईस्ट जोन में इसका 7th प्लेस है, 7वां स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी का विस्तार कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2025-26, ये भी आपको याद रखना है। और इसका दूसरा चरण जो है, सेकेंड स्टेज जो है, यह 2019 में शुरू किया गया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वह इस योजना के लिए नोडल मिनिस्ट्री है। और स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2014 में यह शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में और भी न्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित संस्थानों में से किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम पोर्टल याद रखिएगा, NCERT, UGC, ICSE या फिर CBSE? आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। जो भी CBSE परीक्षा लेती है उन सब के लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में, पूरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो CBSE ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है और परीक्षा जितना भी लेगा CBSE उन सब के लिए यह जो है 1 स्टॉप पोर्टल होगा, ठीक है। और इसके 3 अनुभाग हैं, वो आप देख सकते हैं, स्कूल, गंगा अनुभाग, यमुना अनुभाग और सरस्वती अनुभाग, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन की मरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल प्राप्त किया है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? मतलब फील्ड मेडल जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? गणित यानी कि मैथमेटिक्स, विज्ञान, साइंस, साहित्य या फिर फिल्म? तो यह जो है आपका मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मतलब जो मैथमेटिशियंस होते हैं उनको फील्ड मेडल दिया जाता है और इसको नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 40 वर्ष से कम आयु के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यूक्रेनी गणितज्ञ जो है मरीना वियाजोवस्का को अन्य 3 गणितज्ञों के साथ यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। मतलब टोटल 4 गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इसमें फेमस जो है वो यूक्रेनी गणितज्ञ हैं। यूक्रेन रशिया वार भी चल रहा है और यूक्रेन के मैथमेटिशियन को पुरस्कार दिया गया है, इसलिए फेमस है। चलिए, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2022 जो हुआ था उसके पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है, यह क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है आपका राफेल नडाल, निक किर्जियोस, नोवाक जोकोविच या फिर पीट सैम्प्रास। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि कहां के हैं? सर्बिया के हैं। ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी पूछ देता है कि नोवाक जोकोविच कहां के हैं, कौन सा खिलाड़ी किस देश से संबंधित है, यह भी बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्जियोस को हराकर यह खिताब जीता है विंबलडन, ठीक है। और जोकोविच का कुल मिलाकर के 21वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार है और रोजर फेडरर, पीट सैम्प्रास और ब्जोर्न बर्ग के बाद लगातार 4 विंबलडन जीतने वाले ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। और विंबलडन जो है वो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो 1877 से प्रत्येक वर्ष खेला जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? लंदन के विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में इसका आयोजन किया जाता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए
आगे देख लेते हैं, 4 टोटल ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं जरा कमेंट में लिखिएगा यदि आपको पता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है रैंकिंग 2022 का, उसके बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है, गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो इसका 4 मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन ऑन 4 पैरामीटर्स। दूसरा है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो विश्वविद्यालय की श्रेणी में मतलब यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में सबसे ऊपर है। उसके बाद IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे समग्र रूप से मतलब ओवरऑल देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षा संस्थान है। और चौथा ऑप्शन है कि ये 8वां संस्करण था। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो इसका मूल्यांकन जो है वो 4 पैरामीटर्स नहीं 5 पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है। और वो ये 8th एडिशन नहीं था बल्कि 7th एडिशन था, ठीक है। तो आपका ए भी गलत है और डी भी गलत है। तो आंसर, और यहाँ पर ए और डी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, निम्नलिखित में से एक से अधिक यानी कि ई हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया ये 7वां संस्करण था, 7th एडिशन था। 5 मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है और कुल 11 कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया। और कौन कौन सी कैटेगरीज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए टू अवेयर द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स किस नाम से एक मैस्कॉट जारी किया गया है यानी कि शुभंकर जारी किया गया है। जागृति, ज्योत्सना, ज्योति या फिर जुगनू पर मिलता जुलता नाम है। आंसर क्या हो जाएगा, जागृति। जी हाँ, जागृति को जारी किया गया मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा, ठीक है। और टैगलाइन क्या है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का, जागो ग्राहक जागो। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के जितने भी प्रावधान हैं उन सब में इस मैस्कॉट का उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जागृति शुभंकर याद रखिएगा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चलिए टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में भारत से कौन कौन शामिल है। India is included in the list of 50 best places in the world for the year 2022 released by Time Magazine। मतलब कौन से ऐसे प्लेसेस है भारत के जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 2020 के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल है भारत से। तो अहमदाबाद और वाराणसी, फिर आपका केरल और वाराणसी, अहमदाबाद और वाराणसी और केवल अहमदाबाद। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद एंड केरला यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वर्ष यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद और केरल को सूचीबद्ध किया गया है। केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट कहा गया है और अहमदाबाद को उच्च शिक्षा के शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है, टैग किया गया है। अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, याद रखिएगा। अहमदाबाद इज द फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन इंडिया, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और अहमदाबाद को सांस्कृतिक पर्यटन की मक्का के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और केरल किस लिए प्रसिद्ध है, तो अपने समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है और साथ में अपने बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश में 11वीं कृषि जनगणना जो है 2021-22 का शुभारंभ हाल ही में किया गया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो भारत में कितने सालों पर कृषि संगणना की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10 सालों पर, 5 सालों पर, 2 सालों पर या फिर 4 सालों पर। तो कृषि संगणना जो है वो 5 सालों पर की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि कोविड के कारण इसमें देरी हुई है लेकिन जनरली 5 सालों पर यह किया जाता है कृषि संगणना, ठीक है। 5 वर्ष में की जाती है। और इस बार जो है इसमें क्या किया जा रहा है कि स्मार्टफोन और टैबलेट का भी यूज किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्या क्या किया जाता है इसके अंतर्गत वो जरा सा आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, नाम याद रख लीजिए, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जहां के चंद्रपुर फॉरेस्ट अकादमी में वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है। मतलब बेसिकली क्वेश्चन है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है।
उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, जहां पर ये तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहीं पर विश्व बाघ दिवस का आयोजन किया गया था, समारोह का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एम स्ट्राइप्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एम स्ट्राइप्स मोबाइल एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका बाघों के संरक्षण से संबंधित है, बाघों की गणना से संबंधित है। ठीक है, स्ट्राइप्स होते हैं ना बाघ के ऊपर, तो उसी से इसका नाम लिया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा यहां पर और देखते हैं कि 1973 में जहां बाघ अभयारण्यों की शुरुआती संख्या 9 थी, वो अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब बाघ अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, और सबसे नया अभयारण्य कौन है? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, और यह भी हाल ही में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। बाघ संरक्षण में भारत जो है वो विश्व में अग्रणी है और विभिन्न देशों के साथ जो है मिलकर के बाघ संरक्षण का कार्य भारत करता है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष भारत के द्वारा किया जाएगा? हाल ही में यह घोषणा की गई है, तो 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2025। 2025 में T20 महिला विश्व कप जो होगा वह किया जाएगा। आयोजन किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ठीक है, सॉरी 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी की जाएगी, T20 नहीं, 50 ओवर के। ठीक है, और इससे पहले 2013 में भी महिला विश्व कप जो 50 ओवर का हुआ था वो भारत में हो चुका है। ठीक है, महिलाओं का T20 विश्व कप जो होगा वो 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा, और पहला महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगा। देखिए यहाँ पर T20 चैंपियनशिप है और यहाँ पर विश्व कप है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में, मतलब बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की बायो इकोनॉमी जो है यानी कि जैव अर्थव्यवस्था जो है 2020 में किस दर से बढ़ी है? 14.1, 15.1, 14.5 या फिर 15.5? आंसर क्या हो जाएगा? 14.1। 14.1% के दर से रेट से भारत का जो बायो इकोनॉमी है वो बढ़ा है 2020 में। ठीक है, तो यह जो है आपका जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 है। ठीक है, और 2021 में देखें तो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंच गया है भारत का बायो इकोनॉमी, और कितना परसेंट से बढ़ा है? 14.1% से बढ़ा है, 70.2 बिलियन से अधिक हो गया था 2020 में। ठीक है, याद रखिएगा। जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की उम्मीद है, यानी कि इतना लक्ष्य रखा गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल भी लॉन्च किया गया है। तो विशेष बायोटेक इग्निशन ग्रांट कॉल जो है वह किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर एरियाज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य का दक्षिण का दरवाजा के नाम से मशहूर बुरहानपुर जिला जो है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो बुरहानपुर जो है वो आपका कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में है, जिसको कि क्या कहा जाता है? दक्षिण का दरवाजा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। चलिए, और यह जो है हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, मतलब कि इसमें टैप वाटर जो है, पीने का स्वच्छ पानी जो है वो नल से पहुंचाया जा रहा है हर घर तक। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, 3 राज्यों गोवा, तेलंगाना और हरियाणा तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और पुदुचेरी, यह जो है 100% नल के पानी का कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स और 3 जो आपके यूटीज हैं उनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विषय में सही कथन चुनिए। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है आपको। तो सोराराय पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। सोराराय पोट्रू जो है वो तमिल भाषा की मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या और अजय देवगन ने साझा किया, मतलब दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुरली को दिया गया है। तो इसमें जो है टोटल स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट्स जो है वो इसमें सही है। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसके बारे में थोड़ा सा और। तो हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है वो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है, और मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का खिताब यहां पर जीता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज क्या याद रखना है कि ये कौन सा था? ये जो था आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण के विषय में गलत कथन आपको चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो कर्नाटक जो है वो प्रमुख राज्यों की श्रेणी में फिर से शीर्ष पर है, मतलब इससे पहले भी टॉप पर था और फिर से टॉप पर आया है। सूचकांक जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन पेरी ने जारी किया है। उसके बाद मणिपुर जो है वो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो है वो टॉप पर है, आगे है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है, ठीक है। यह चारों ऑप्शन दिया हुआ है और ये चारों का चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया सभी कथन सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया है, कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा और साथ में नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और देश के इनोवेशन इकोसिस्टम का यह इवैल्यूएशन करता है, ठीक है, और उसके विकास का विस्तृत साधन है। संकेतकों की संख्या 36 हुआ करती थी 2020 में, जो कि अब बढ़ गई है। अब जो संख्या हो गई है 2021 में वो 66 हो गई है, 66 हो गई है अब जो इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें 16 जो है वो आपके सब पिलर्स हैं, ठीक है, और 7 प्रमुख स्तंभ है, मतलब 7 टोटल पिलर्स हैं और 16 सब पिलर्स हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने हैं, 66 है। ये याद रखिएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने पिलर्स, सब पिलर्स और इंडिकेटर्स हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा प्रकाशित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, 85, 86, 87 या फिर 88? आंसर क्या है, भारत का 87वां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा स्थान है, 87th प्लेस है पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। सीधा पासपोर्ट इंडेक्स याद रखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको जनरली कहा जाता है, ठीक है। तो 199 देशों में भारत को 87th प्लेस दिया गया है और सबसे ज्यादा, सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो सबसे नंबर 1 पर जापान है और उसके बाद सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर इसको जारी किया जाता है और सबसे नीचे स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जानते हैं कि तालिबान का शासन है, तो पासपोर्ट जो है उसका बहुत सारे राज्यों में या देश में वैलिड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक के अनुसार 2021 में कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा प्रेषण का प्राप्त करता है, मतलब कि जो रेमिटेंस आता है भारत में वो सबसे ज्यादा किस राज्य में आता है, ये पूछा जाए। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वो विदेशों से जो पैसा भेजते हैं भारत में, उसको रेमिटेंस कहा जाता है, प्रेषण कहा जाता है, ठीक है। तो केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? देखिए, इससे पहले हमेशा केरल हुआ करता था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र ने केरल को पीछे छोड़ दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत में कौन है, महाराष्ट्र है। और दुनिया में कौन है, दुनिया में भारत जो है वो प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और 2021 में $87 बिलियन आया था बाहर से, ठीक है। लेकिन ये कम हो गया, कोरोना महामारी के कारण जो है ये पैसा कम हुआ है, बल्कि इससे भी ज्यादा आया करता था भारत में। और भारत के बाद कौन है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर मैक्सिको है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता राज्य बन गया है, याद रखिएगा। और भारत को सबसे ज्यादा जो प्रेषण आता है वो गल्फ खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आता है, यह भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, जो 30% हो गया था 2020-21 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के टोटल रिमिटेंस का 30% जीसीसी से आता है। चलिए, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर एक समिति गठित की है, वो किसकी अध्यक्षता में गठित की है, ये क्वेश्चन है। तो संजय अग्रवाल, दिलीप संघानी, सुखपाल सिंह या फिर रमेश चंद्र? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संजय अग्रवाल। जी हाँ, आपको याद होगा 3 जो कृषि कानून थे उनको जब सरकार ने रद्द किया था उस समय मांग यही थी, मेन मांग यही थी कि एमएसपी जो है वो बढ़ाया जाए, तय किया जाए, ठीक है, जो तय एमएसपी है उसको बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक समिति गठित की गई थी, संजय अग्रवाल समिति, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका काम क्या होगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, जो कि एमएसपी जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है, ये जो है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, यही जो है एमएसपी जारी करता है, एमएसपी तय करता है। तो उसको अधिक स्वायत्तता, सोवरेनिटी प्राप्त प्रदान करने के लिए, फ्रीडम प्रदान करने के लिए सुझाव देना इसका काम होगा इस समिति का। चलिए, संजय अग्रवाल समिति याद रखिएगा, एमएसपी से रिलेटेड। चलिए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी, पहला जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है यानी कि कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन चूजन। कौन,
मथुरा, द्वारका, अहमदाबाद या फिर वाराणसी? किसको चुना गया है? वाराणसी को चुना गया है पहला। कौन सा? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसका? एससीओ का। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, कब के लिए? 2022-23 के लिए इसको चुना गया है। बहुत गर्व की बात है। और एससीओ का यह नया पहल है जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन 2022 के बाद लागू किया गया। मतलब 2022 का शिखर सम्मेलन एससीओ का कहां हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए गठन की घोषणा, एससीओ के गठन की घोषणा कब की गई थी? 15 जून 2001 को की गई थी। और सदस्य देश कौन कौन है यहां पर देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को सदस्य बने थे इसके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सदस्य राष्ट्र जरूर देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जो है वो किसको हरा करके जीता है? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। लिन डैन, वांग जी, बिंग जियाओ या फिर रूडी हर्तोनो, किसको हरा करके जीता? तो वांग जी यी। और नाम से आप देख सकते हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये कौन है? चाइना की है। ठीक है, ये कहां की खिलाड़ी हैं? चाइना की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर इसी के बारे में दिया गया है। वांग जी को हरा करके जीत लिया है। और यह खिताब जीतने वाली सिंधु जो है वो दूसरी महिला खिलाड़ी जबकि तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2010 में सिंगापुर ओपन जीता था और साई प्रणीत ने 2017 में इस ट्रॉफी को अपने नाम किया था। और इस साल पीवी सिंधु ने और कौन कौन सा ट्रॉफी जीता है? सैयद मोदी और स्विस ओपन का भी खिताब अपने नाम किया है पीवी सिंधु ने, यह भी याद रखिएगा। चलिए, कब? 2022 में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला I2U2 लीडर समिट, I2U2 लीडर समिट जो है वो 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। तो I2U2 में कौन से देश शामिल नहीं है? यहां पर नहीं पर गौर कीजिएगा। तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और इजराइल। ठीक है, ये चारों दिया हुआ है। यहां पर देखते हैं, आई हो गया, यहां पर इंडिया का आई हो गया, इजराइल का आई हो गया, आपका यूएई का हो गया यू, और अमेरिका यानी कि अमेरिका यूएसए का यू हो गया। तो I2U2 यहां पर देख सकते हैं। तो ये चारों के चारों शामिल हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, शामिल नहीं है पूछ रहा था, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और अमेरिका के अनुसार जो है I2U2 का तात्पर्य क्या है? पहले जो इसको कहा जाता था इंटरेक्शन एंड इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ठीक है, और अक्टूबर 2021 में जो है क्या हुआ था? विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। I2U2 कंट्रीज जो है उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और तब इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। और इसको क्या कहा जाता है? पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पश्चिम एशिया का क्वाड किसको कहा जाता है? I2U2 को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में सही कथन चुनना है। भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। आइसलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख मापदंडों पर देशों की रैंकिंग करता है। मतलब टोटल 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग की जाती है। तो इसमें जो होगा चारों का चारों कथन सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। और भारत का स्कोर कितना है? 0.629 है। ठीक है, 2021 में क्या था? भारत का स्कोर 0.625 था और 140वें पोजीशन पर भारत था 2021 में। और इस बार जो है स्कोर 0.629 है, यानी कि बढ़ गया। आइसलैंड के बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और 4 प्रमुख मापदंड कौन है वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट किसने पेश की है? यहाँ पर हु हैज प्रेजेंटेड द रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है और दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोग जो है वो वैश्विक जीवन यापन संकट के कारण गरीब हो रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अनदर 71 मिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज आर गेटिंग पुअरर
ड्यू टू द ग्लोबल लिविंग क्राइसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यूएनडीपी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और 170 देशों में इसके ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा। ठीक, आपका रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। चलिए, वर्ल्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो कहां किया गया था? ये क्वेश्चन है। जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्वीडन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जर्मनी। वॉन जो है वो जर्मनी में है। यहाँ पर वॉन डिक्लेरेशन भी अपनाया गया, जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो आपका कॉन्क्लेव है वो जर्मनी में आयोजित किया गया। जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट भी इसमें जारी किया गया था। द रिपोर्ट असेसमेंट ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज वाज आल्सो रिलीज्ड। ठीक है, और रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया है वो जरा सा आप देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कहां पर ये आयोजित किया गया था। ठीक है, टेक होम राशन रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? नीति आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों ने मिलकर जारी किया है, यानी कि वन ऑफ मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ई आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो किसने किसने जारी किया? नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया गया है। शीर्षक क्या है? टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 1961 में स्थापित किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? खाद्य सहायता की आवश्यकता को समाप्त करना। ठीक है, द अल्टीमेट गोल क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड इन 1961 इज टू एंड द नीड फॉर फूड एड। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का हिस्सा है। इट इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप एंड इज पार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया है? ये क्वेश्चन है। शिवाजी नगर, संभाजी नगर, विनायक नगर या फिर दामोदर नगर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संभाजी नगर, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। औरंगजेब के द्वारा उनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया था और फिर जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1689 में। ठीक है, औरंगाबाद की स्थापना 1610 में हुई थी और किसने की थी? तो अहमदनगर के निजाम शाही वंश के सिद्धि सेनापति मलिक अंबर के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, औरंगाबाद की स्थापना मलिक अंबर ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंड यूनाइटेड नेशंस ओशियंस कॉन्फ्रेंस। तो पहला ऑप्शन है कि प्रोटेक्ट एट लीस्ट 30% ऑफ नेशनल मरीन एरियाज बाय 2030, ये जो है इसका लक्ष्य है। दूसरा है कि टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय ईयर 2040, यानी कि वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता हासिल करना। तीसरा है होस्टेड ज्वाइंटली बाय केन्या एंड पुर्तगाल, मतलब केन्या और पुर्तगाल के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई और इसका टाइटल क्या था? आवर ओशियन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। तो इसमें जो है आपका चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है? सभी कथन सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। और सम्मेलन में लिस्बन घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट भी इसमें जारी किया गया है, यह भी आप याद रखिएगा। और पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब हुआ था? 2017 में आयोजित हुआ था। कहां? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और भारत में भी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की गई है, महासागरों को सुरक्षित रखने के लिए, साफ रखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके दौरान ऑपरेशन विजय चलाया गया था और उसमें गनर्स जो थे, गनर्स किसको कहा जाता है? जो कि तोप चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको गनर्स कहा जाता है। तो गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए द्रास सेक्टर में, कारगिल के द्रास सेक्टर में एक चोटी है जिसका नाम बदल कर गन हिल कर दिया गया है। वो चोटी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो 5140, 5240, 5150 या फिर 5250? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा 5140। ठीक है, तो जो आपका चोटी है 5140 उसका नाम बदल के गन हिल कर दिया गया है, गनर्स के योगदान के याद में। ठीक है, द्रास पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर 30 जुलाई 2022 को क्या कर दिया गया?
गन हिल के रूप में बदल दिया गया। और भारतीय सेना, ये कारगिल युद्ध के बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। पॉइंट 5140 जो है वो टोलोलिंग रिग लाइन का उच्चतम बिंदु है, हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 महीने चला था ये कारगिल का युद्ध। ठीक है, ऑपरेशन विजय इसके दौरान चलाया गया था, 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। डॉक्टर प्रतिभा रे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्हें उपराष्ट्रपति के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनके द्वारा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गुजराती, तमिल, उड़िया या फिर मैथिली किस भाषा की है, ये उड़िया भाषा की कवि है। ठीक है, और ये जो सी नारायण रेड्डी हैं खुद बहुत बड़े कवि हैं, किसके, तेलुगु भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है, सी नारायण रेड्डी। ठीक है, और इनका एक विश्वंभरा नाम का बहुत ही प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और प्रतिभा रे उड़िया भाषा की चर्चित लेखिका हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों और लघु कथाओं में महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया है, सोशल कॉजेज जो है उनको उठाया है। 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 2007 में पद्मश्री और 2022 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग को सफेद प्याज के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका। अलीबाग जो है वो कहां पर है, आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और आप जानते हैं प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, तो आसानी से इसका आंसर दे भी सकते थे। ठीक है, जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और जीआई टैग जो है वो औद्योगिक परिसंपत्ति के रक्षा के लिए पेरिस अभिसमय के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार के एक घटक के रूप में शामिल है। तो इसको थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, थोड़ा टफ हो गया। जीआई टैग्स आर इंक्लूडेड एज द कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर द पेरिस कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, और जीआई टैग जो है वो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स समझौते के द्वारा भी प्रशासित होता है, गवर्न्ड बाय ट्रिप्स। ठीक है, तो ट्रिप्स जो है वो किससे संबंधित है, जीआई टैग से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ट्रिप्स का फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है। विनबैक्स किस देश के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है, जिसका तीसरा संस्करण चांदी मंदिर में आयोजित किया गया। तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, चांदी मंदिर में आयोजित किया गया, किस देश के साथ, विनबैक्स। तो विन से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, वियतनाम या फिर बेलारूस। ठीक है, तो चारों ऑप्शन जो है वो क्लोज है, बांग्लादेश, भूटान, वियतनाम और बेलारूस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। विन का मतलब वी से वियतनाम और आईएन से इंडिया। ठीक है, तो विन बैक्स। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त से 20 अगस्त तक यह आयोजित किया गया 2022 में। ठीक है, और 2022 का विषय क्या था, शांति सेनाओं के संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र के दल के हिस्से के रूप में एक इंजीनियर कंपनी और एक मेडिकल टीम की नियुक्ति और तैनाती। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश में भी। स्टार्ट कब किया गया था विनबैक, 2019 में जो है इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा, मतलब 1 साल भारत में आयोजित होता है, 1 साल वियतनाम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, वियतनाम जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन जो है, जो हिंद प्रशांत जो भारत का विजन है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार जो है वो अमेरिका के साथ हम लोग करते हैं, किस राज्य में, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 13वां संस्करण था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल का अभ्यास है ये। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वाशिंगटन में ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। और शुरुआत कब इसकी हुई थी, 2010 में हुई थी वज्र प्रहार की शुरुआत, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल, किस देश के साथ कुशियारा नदी का पानी साझा किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग जो है
उसकी 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। और ये जो नदी आयोग है इसका गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। कुशियारा नदी जो है वो भारत बांग्लादेश की सीमा पर बराक नदी की एक शाखा के रूप में बहती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में यह सीमा भी बनाती है, आपको याद रखना चाहिए। भारत में इस नदी के माध्यम से मणिपुर, मिजोरम और असम को पानी मिलता है। तो किन किन स्टेट्स को पानी मिलता है ये भी याद रखिएगा। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनको इससे पानी मिलता है। 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। चलिए, गुजरात के किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अटल ब्रिज कहाँ स्थित है वही पूछ रहा है जनरली। राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर या फिर कच्छ? आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो रिवर फ्रंट है उसी के पास यह स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। साबरमती रिवर फ्रंट जो है उसके पास है, 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है अटल ब्रिज। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया है और इसका लागत कितना है? 74.29 करोड़, मतलब 74.29 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारत की पहली जूडोका कौन है? जूडोका किसको कहा जाता है? जो जूडो की खिलाड़ी होती है उसको जूडोका कहा जाता है। तो आज तक भारत ने जूडो में कोई खिताब नहीं जीता था, ये पहली महिला है जिन्होंने जूडो में खिताब जीता है, ठीक है। नाम क्या है? लिंथोई चनम्बम, याद रखिएगा, सैल्यूट है इनको। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर। अगर टाइम होता तो इनका कहानी बताता, आप लोग जरूर जाकर के इंटरनेट पर इनका कहानी पढ़िएगा, ठीक है। ये जो है कहाँ की है? मणिपुर की है, याद रखिएगा, मणिपुर की है लिंथोई चनम्बम, जो जुडोका है भारत की पहली जिन्होंने खिताब जीता है, ठीक है। तो और ये खिताब कहाँ जीता है? बोस्निया हर्जोगोविना के साराजेवो में वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप का खिताब, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। मणिपुर की है, ठीक है। ब्राजील की बियांका रेस को इन्होंने मात दी है और उन्हें यह मेडल 57 किलोग्राम कैटेगरी में मिला है, यह भी याद रखिएगा। और किसी भी आयु वर्ग में वर्ल्ड चैंपियंस में मेडल जीतने वाली भारत की पहली जुडोका बनी है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत अर्थ गंगा नामक पहल चलाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस? गंगा किनारे शहरों की स्वच्छता, गंगा किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, गंगा घाटों का नवीनीकरण यानी कि रिजुविनेशन, और गंगा में गिरने वाले नालों को रोकना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आर्थिक गतिविधि वाला जो है वो आंसर हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखते हैं, इसमें 3 स्तर है। प्रथम स्तर जो है उसमें शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और पहले चरण की ही शुरुआत हुई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक रसायन मुक्त खेती की जाएगी, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित किया जाएगा, और गोवर्धन योजना के माध्यम से गोबर को खाद के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ये सब है इसके लिए। और किसानों के लिए पर ड्रॉप मैक्सिमम जो इनकम है उसको सुनिश्चित किया जाएगा और गोवर्धन का रास्ता इससे खुल जाएगा, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, ठीक है। द पाथ फॉर पर ड्रॉप मोर इनकम एंड गोवर्धन विल ओपन फॉर द फार्मर्स, ठीक है। इसके द्वारा यही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं, नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो इसरो, सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नाबार्ड आप जानते होंगे, डीआरडीओ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर समीर वेंकटपति नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उनको रक्षा मंत्री का साइंटिफिक एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। डीआरडीओ जो है वो रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत एक प्रमुख एजेंसी है, और स्थापना कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस देश की फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान? ये जो है वैसे अमेरिका में रहती हैं, लेकिन कहाँ की हैं? बांग्लादेश मूल की हैं। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। और ये जो है इनसाइडर जो है न्यूयॉर्क में एक पत्रिका है, उसी के लिए काम करती है, और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप, ठीक है। और इसके लिए इनके साथ साथ इनके जो कुछ सहयोगी थे उनको भी पुरस्कृत किया गया है पुलित्जर पुरस्कार से, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी,
किसके याद में? जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखे गए प्रावधानों के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसका प्रबंधन कौन करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। क्यों दिया जाता है? 21 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, याद जरूर रखिएगा। चलिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बेंजामिन नेतन्याहू, एंजेला मर्केल, शिंजो अबे जो कि मर चुके हैं बेचारे, और डेनिस मुक्वेगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल, जो कि एक्स जर्मन चांसलर थी, ठीक है। एक्स जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को यह पुरस्कार दिया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। शरणार्थियों का स्वागत करने के इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। फॉर हर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, ठीक है। यूनेस्को का फेलिक्स हफेट-बोगेन शांति पुरस्कार, इसका पूरा नाम यही है। 120 देशों के द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था ये यूनेस्को पीस प्राइज, ठीक है। 1989 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 अगस्त 2022 को किस देश में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में कहा? ताशकंद में, जी हाँ, ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था, रक्षा मंत्रियों की बैठक एससीओ के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर यही दिया हुआ है, 24 अगस्त 2022 को किया गया था। और वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? समरकंद में हुआ, ये भी याद रखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान में। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान सहित कुल 8 इसके सदस्य देश हैं, यह भी आप याद रखिएगा। और एससीओ के बारे में पहले भी मैं इसी वीडियो में बता चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान बन गई है, जो कि फर्स्ट है, ठीक है, पहली भारतीय महिला पहलवान? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतिम पंघल या फिर अलका तोमर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंतिम पंघल, जी हाँ, अंतिम पंघल, याद रखिएगा, ठीक। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है पुरस्कार, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। तो ये देख लीजिए, यहीं पर वही लिखा हुआ है। और 53 किलोग्राम वर्ग में इनको मिला है। और इन्होंने किसको हराया है? 8-0 से कजाकिस्तान के एटालिन सागायेवा को इन्होंने हराया है, ठीक है। अंतिम पंघल हरियाणा में हिसार जिले के भगाना गांव की निवासी हैं। और सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्ण पदक किसने जीता, सिल्वर मेडल किसने जीता, सबका नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए, धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार तक की वस्तुओं पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इंडिया फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस observatory will be set up in which state to monitor objects up to 10 cm in size orbiting the earth? उत्तराखंड, कर्नाटका, ओडिशा या फिर केरला? आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, जी हाँ, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। जैसे एक मूवी आपने देखा होगा परमाणु, उसमें कहा जाता है कि अमेरिका के पास ऐसा सैटेलाइट है जो कि आपके हाथ में घड़ी बंधी होगी ना, तो उसका भी टाइम देख सकता है। तो ये भी जो सैटेलाइट है होगा भारतीय होगा, और ये क्या करेगा कि 10 सेंटीमीटर आकार का कोई भी चीज जो अर्थ का परिक्रमा कर रहा होगा उसको देख सकेगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर सकेगा। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यह स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप दिगंतरा ने इसका निर्माण किया है। दिगंतरा का मुख्यालय कहाँ है? जालंधर, पंजाब में है। और दिगंतरा की स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस नृत्य को भारत के द्वारा यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल करने की वकालत की गई है? नौटंकी, भारतनाट्यम, गरबा या फिर बिहू? ठीक है, ये चारों नृत्यों के बारे में आप लोग जानते होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? गरबा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गरबा को कहा गया है इंटेलिजिबल हेरिटेज में लिस्ट में शामिल करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले जो है आपका जो दुर्गा पूजा है उसको शामिल किया जा चुका है इस लिस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। और दुर्गा पूजा पहला भारतीय त्योहार है जिसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। और भारत को 2022 से लेकर 26 के दौर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है।
India has been elected to the Intergovernmental Committee of UNESCO's 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage for the period of 2022 to 2026। पूरा याद ना हो तो इतना याद रखिएगा, 2022 से लेकर 2026 तक यूनेस्को में चुना गया है भारत। ठीक है, चलिए, शिक्षा मंत्रालय भारत में यूनेस्को के लिए नोडल एजेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस हवाई अड्डे का नाम अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया? मोहाली, चंडीगढ़, रायपुर या फिर गुरदासपुर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। हालांकि लड़ाई बहुत हुई पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में। पंजाब सरकार जो है इसके आगे मोहाली लगाना चाहती थी, ठीक है, लेकिन हरियाणा सरकार उसका विरोध करती रही। फाइनली जो है 28 सितंबर 2022 को जब 115वीं जयंती थी भगत सिंह जी की, तब इसका नाम जो है बदल करके रख दिया गया भगत सिंह के नाम पर। किसका नाम? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है इसमें। ठीक है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट तीनों का संयुक्त निकाय है। ठीक है, संयुक्त उद्यम। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 115वां जयंती मनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां किया गया है? वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड? पुणे, मुंबई, नागपुर या फिर इंदौर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका हाइड्रोजन और एयर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और पुणे के केपीआईटी और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इस तकनीक में ईंधन सेल बस को शक्ति देने के लिए हाइड्रोजन और वायु के इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न किया जाएगा। इन दिस टेक्नोलॉजी द फ्यूल सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग हाइड्रोजन एंड एयर टू पावर द बस। याद रखिएगा, यहाँ पर पुणे में इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो था उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अंत में बस इतना ही रिक्वेस्ट कि क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारा चैनल यदि चैनल पर नए हैं, और बेल आइकॉन दबा देना है। साथ ही हमें सपोर्ट करते रहना है। लाइक करिएगा वीडियो को यदि आपको वीडियो पसंद आता है, और कमेंट करके अपना जो शिकायत हो, कोई डाउट हो, कुछ बताना हो, कुछ सुझाव देना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और पहली बार मैं आपके सामने आकर के पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, अग्रिम क्षमा चाहता हूं। ठीक है, चलिए, वीडियो आपको पसंद आए ऐसी उम्मीद है, और इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।